श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं व्यवसायिक अर्थशास्त्र का चतुर्थ अध्याय समंकों का संकलन। समंकों के संकलन वाले अध्याय में अभी तक हम समंक तथा उनके प्रकार तथा उनके प्रकारों के बीच अंतर आदि पढ़ चुके थे। आगे का अपना टॉपिक था समंकों की प्राथमिक समंक को संकलन करने की रीतियाँ। तो उसमें अपन एक रीति पढ़ चुके थे, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। पुनः अपन उसको रिवाइज करते हैं और आगे की रीतियाँ पढ़ते हैं। पहला था प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता स्वयं अपने क्षेत्र में जाकर उन व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त कर लेता है जो अनुसंधान के विषय में जानकारी रखते हैं। अब क्या होता है अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान? इसमें क्या होता है, अनुसंधानकर्ता किसी भी प्रकार के कोई आंकड़े एकत्रित करने के लिए स्वयं फील्ड वर्क करता है, अर्थात उसे जो आंकड़े चाहिए वह वो स्वयं आंकड़ों को एकत्रित करने का कार्य करता है। उसे कौन सी रीति बोलते हैं? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। मतलब प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत सबके पास जाकर अनुसंधान करना, मतलब आंकड़ों का एकत्रीकरण करना प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के अंतर्गत आता है। तो अपन इसके गुण पढ़ेंगे। तो पहला गुण है, इस विधि द्वारा मौलिक समंकों का संकलन होता है। तो क्या होता है कि मौलिक रूप से सभी का समंकों का संकलन किया जाता है कि किस क्षेत्र में कितने आंकड़े हैं, कितना क्या है, इन सब के बारे में प्रत्यक्ष रूप से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। संकलित समंक अति विश्वसनीय होते हैं। तो अपन ने पिछली बार भी पढ़ा था कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के तहत समंक कैसे होते हैं? विश्वसनीय होते हैं। विश्वसनीय क्यों होते हैं? इसका एक कारण है। विश्वसनीय होने का कारण है कि इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं आंकड़ों को एकत्रित करता है, यानी स्वयं जाकर समंकों का संकलन करता है, इसलिए विश्वसनीय है। समंकों का संकलन एक ही व्यक्ति द्वारा जाता है, जिससे कि समंकों में सजातीयता और एक रूपता बनी रहती है। अब समंकों का संकलन अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं, मतलब एक व्यक्ति द्वारा समंकों का संकलन किया जा रहा है, इसलिए इसमें सजातीयता और एक रूपता बनी रहती है। जो भी आंकड़े रहते हैं सिर्फ एक रूप में आते हैं, ना कि अनेक रूप में। इसके विपरीत अगर हम किसी व्यक्ति से करवाएं, 4 व्यक्तियों से करवाएंगे तो 4 लोगों के आंकड़े अलग अलग आएंगे, और अलग अलग आंकड़े आने से हमारा जो परिणाम है वह भ्रामक साबित हो सकता है। इस विधि में लोचशीलता रहती है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता आवश्यकता पड़ने पर संशोधन करके आवश्यक सूचना प्रदत्त कर सकता है। अब क्या होता है कि इसमें लोचशीलता होती है, इसे बदला जा सकता है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं उस चीज़ को कर रहा है, उसे लगता है कि कुछ चीज़ घटाना चाहिए या कुछ बस आंकड़े बढ़ाना चाहिए, तो वह स्वयं अपने हिसाब से आंकड़े बढ़ा सकता है। अब इस विधि के दोष देखेंगे। इस विधि का सीमित क्षेत्र में समंक संकलन हेतु किया जाता है, विस्तृत क्षेत्र के लिए नहीं। अब क्या है कि सीमित क्षेत्र के लिए तो व्यक्तिगत रूप से जाना और आंकड़ों को एकत्रित करना बहुत सरल बात है, लेकिन किसी विस्तृत क्षेत्र में अगर हम व्यक्तिगत रूप से जाएं, वहाँ आंकड़ों को एकत्रित करें, तो ये मुमकिन नहीं है। इसलिए यह विधि केवल सीमित क्षेत्र के लिए उपयोगी है, ना कि विस्तृत क्षेत्र के लिए। अगला है, इस विधि में समय व धन अधिक लगता है। अब प्रत्येक व्यक्ति के घर हमें जाना है, प्रत्येक व्यक्ति के पास व्यक्तिगत रूप से जाना है, उसके यहाँ जाकर हमें समंकों को एकत्रित करना है, तो इसमें समय भी अधिक लगेगा और पैसा भी अधिक लगेगा, इसलिए इसमें धन और समय अधिक लगता है। अगला है, इस विधि में अनुसंधानकर्ता में व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना होती है, जिसके परिणाम स्वरूप गलत एकांगी हो सकते हैं। क्या उसमें पक्षपात की भावना भी हो सकती है? जैसे हो सकता है कि कुछ किसी योजना के तहत समंकों का संकलन किया जा रहा है, उसमें पैसे मिल रहे हैं, तो उसने क्या किया कि अपने जो रिश्तेदार हैं उनके आंकड़े ज़्यादा बता दिए या कर दिए, तो इसमें क्या होती है कि व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना भी होती है। फिर अगर अपन किसी और से आंकड़े करवाएंगे तो एक सुव्यवस्थित रूप से लेकर आएगा, इसके दोष हैं। अब अपन पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। तो पहली अपन ने पढ़ी प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, अब पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। इस विधि के अंतर्गत सूचकों से प्रत्यक्ष रूप से समंक प्राप्त न करके उन व्यक्तियों से प्राप्त किए जाते हैं जिनका उन समंकों से कोई अप्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। उन व्यक्तियों को साक्षी कहा जाता है तथा उनका लेखा किया जाता है। अब अप्रत्यक्ष आप समझ रहे हैं कि जो कोई दूसरा व्यक्ति समंकों का संकलन कर रहा है, हम उस व्यक्ति के संकलित समंकों को अपने पास ले लेते हैं या उसके समंकों को ले लेते हैं। तो मतलब उन समंकों को हम दूसरों के माध्यम से जो प्राप्त करते हैं उन्हें हम साक्षी, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? साक्षी। मतलब जिसने हमें दिया उसका लेखा भी किया जाता है कि हमें ये आंकड़े हमने इनके द्वारा लिए। तो इसके गुण पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ेंगे इस विधि की सफलता प्रश्नकर्ता को व्यक्तिगत गुणों जैसे चतुर, साहस जानकारी करने की इच्छा पर प्रकट करती है। इस विधि में संकलित तथ्यों को पूर्णतः सत्य नहीं मान लेना चाहिए, वरन इसमें अनजाने में पक्षपात की छूट भी कर देनी चाहिए। अब क्या होता है कि जैसे हमें पूर्णतः सत्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यह पूर्णतः सत्य नहीं होते हैं, क्योंकि यह हमारे द्वारा स्वयं के द्वारा
संकलित नहीं होते हैं, यह पूर्व में किसी व्यक्ति या किसी संस्थान द्वारा पहले से संकलित समंक कहलाते हैं। इसलिए इन पर पूर्ण रूप से हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, इन्हें हम पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं मान सकते हैं, क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति के पास ना जाकर किसी संस्था या संस्थान ने एक सामूहिक रूप से समंकों का संकलन किया है, इसलिए अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान कहते हैं। इसके गुण पढ़ेंगे। पहला है, इस रीति से व्यापक क्षेत्र की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जहाँ सूचकों से प्रत्यक्ष संबंध करना संभव नहीं है, वहाँ यह रीति आवश्यक होती है। जब क्या होता है कि हमें जहाँ से सूचना प्राप्त करनी है, जहाँ से आंकड़े प्राप्त करना है, अगर वहाँ हमारा प्रत्यक्ष जाना नहीं हो पा रहा है, प्रत्यक्ष हम उन रूप से मिल नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ यह विधि उपयुक्त रहती है कि वहाँ किसी व्यक्ति के माध्यम से जो समंक संकलित हैं उन समंकों को एकत्रित करके अपने पास ले लिया जाए, या उनके आंकड़ों को अपने पास समंक के रूप में ले लिया जाए। तो इस प्रकार के लिए यह विधि सबसे उपयुक्त विधि रहती है। इस विधि में समय, धन व परिश्रम की बचत होती है। जैसा कि अब ये क्या है कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में आपको स्वयं जाकर प्रत्येक व्यक्ति के पास उनके समंकों का संकलन करना पड़ रहा था, इसलिए आपका धन भी लग रहा था और आपका समय भी लग रहा था। लेकिन अब आपको क्या करना है, किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था द्वारा जो संकलित समंक हैं उनको आपको प्राप्त करना है, मतलब आपके पास आपको लेना है, तो आपको समय और धन की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन समय और धन की आवश्यकता कम रूप में पड़ेगी, क्योंकि समय कम लगेगा, क्योंकि हमें प्रत्येक व्यक्ति के पास नहीं जाना पड़ेगा, हमें पहले से किसी दूसरे व्यक्ति ने संकलित करके दे दिए हैं। अब तीसरा इसी का पॉइंट है, इस विधि के अनुसार संकलित समंक अनुसंधानकर्ता के प्रत्यक्ष व्यक्तिगत प्रभाव पक्षपात से प्रभावित नहीं होते हैं। अब क्या होता है कि पहले हमने पढ़ा था कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, उसमें क्या होते हैं कि जो अनुसंधान करता होता है, जो आंकड़े एकत्रित करता है, हो सकता है वह किसी पक्षपात की भावना से किसी व्यक्ति के गलत आंकड़े लिख दे, किसी की कोई बुराई है तो उसके गलत आंकड़े लिख सकता है। लेकिन जब हम किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा इसकी गणना करवाते हैं, या दूसरे व्यक्ति द्वारा की गई गणना को या उनके समंकों को हम ले लेते हैं, तो उसमें पक्षपात की भावना दूर हो जाती है, क्योंकि उस व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं किया गया होगा। अनुसंधान की इस विधि से विशेषज्ञों की राय एवं उनके सुझाव प्राप्त होते हैं। अब इसके दोष पढ़ेंगे। इस विधि द्वारा समंक संकलन के निम्नलिखित दोष हैं। इस विधि से में संबंधित व्यक्तियों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित न करके अप्रत्यक्ष रूप से समंक संकलित होते हैं, अतः परिणाम के पूर्ण सत्य होने में संदेह होता है। अभी मैंने आपको बताया कि पहले में तो हम क्या कर रहे थे, प्रत्यक्ष रूप से सभी व्यक्तियों के पास जा रहे थे, तो हमारा क्या है, यह पूर्णतः प्रमाणिक था, क्योंकि हम स्वयं जाकर समंकों को संकलित करने का कार्य कर रहे थे। लेकिन अब क्या है कि अब हम दूसरों पर निर्भर हैं, अर्थात कोई दूसरा व्यक्ति या अनुसंधानकर्ता द्वारा हमें आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं और हम उन आंकड़ों को प्रदर्शित करने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए यह जो आंकड़े हैं, हो सकता है कि यह आंकड़े पूर्णतः सत्य ना हो, क्योंकि उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि हम जब स्वयं जो आंकड़े एकत्रित करते हैं तो हम अपने व्यक्तिगत रूप से अपने आप में सेटिस्फाइड होते हैं, संतोषजनक आंकड़े लेके आते हैं, क्योंकि हम स्वयं के द्वारा कार्य किया गया है, इसमें कोई कार्य गलत नहीं होगा। इसी प्रकार अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान के अंतर्गत ये जो आंकड़े होते हैं वह कहीं कभी पूर्णतः सत्य एवं संदेह के घेरे में हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है अपना, इस विधि में साथियों की लापरवाही, अज्ञानता व पक्षपात के कारण समंकों में दोष आ सकते हैं। अब क्या होता है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा अगर हमें अपना कोई कार्य करना है, ऐसे अगर हमें कोई अपना कार्य करना है तो हम क्या करते हैं कि अपना कार्य हम स्वयं करते हैं। अगर हम अपना काम स्वयं करते हैं तो हम पूर्ण ईमानदारी, निष्ठा और लगन के साथ करते हैं। लेकिन क्या होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा अगर हम काम कराते हैं तो लापरवाही और अज्ञानता और पक्षपात वह कर सकता है। तो इसमें क्या होता है कि दूसरे व्यक्ति से कराने से हो सकता है पक्षपात कर दे। किसी हमने दूसरे व्यक्ति से कराया और उसने क्या कहा, उसके हो सकता है किसी से पर्सनल दुश्मनी हो तो उसने पक्षपात कर दिया, या हो सकता है कि हमने उसका इंटरव्यू ओपनली ले लिया कि चलो ठीक है ये समंकों को संकलित कर सकता है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा ना हो, वह समंक संकलित नहीं कर पाए। तो आज हमने कक्षा 11वीं व्यवसाय अर्थशास्त्र के समंकों के संकलन में प्राथमिक समंक के संकलनों की विधियों के बारे में जाना, जिसमें प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान और अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान के बारे में जाना। अब आगे की रीतियां अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। जब तक आप अपने नोट्स तैयार करते रहिए, आप घर पे पढ़ाई करते रहिए,
बाकी आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप विद्यालय में आकर क्लियर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।